पर 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन नगरोटा में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। नगरोटा में बीजेपी की देवयानी राणा जीत चुकी हैं। दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री हैं, अमेरिका से पढ़ाई कर कर वापस लौटी हैं। 24,000 से ज्यादा के अंतर से जीत उन्होंने दर्ज की है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर बडगाम में आगे चल रहे हैं। तो ये 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, 11 नवंबर को मतगणना हुई और आज नतीजे आ रहे हैं, जहां नगरोटा में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अपनी इस सीट को इसी तरह बरकरार रखा है जो 2024 के इंतखाबातों में बीजेपी ने जीती थी। तो अब कुल मिलाकर 29 विधायक एक बार फिर बीजेपी के हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल जैस्मिन, और इसी में ये अपडेट सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बडगाम में लगातार मतगणना जारी है और आपको जानकारी दे दें कि 10वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। यहां पर पीडीपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1112 वोट से पीडीपी आगे बढ़ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पीछे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 851 वोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है। तो आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर 10वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो गई है। पीडीपी बढ़त बना रही है 1112 वोट से, तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस 851 वोट से बढ़त बना रही है। पीडीपी अगर 10वें राउंड की बात करें, उसके बाद ओवरऑल अगर आंकड़ा देखा जाए, ओवरऑल टैली अगर आपको बताएं तो ओवरऑल लीड पीडीपी ले चुकी है और 3400 वोट से पीडीपी आगे चल रही है। इन 10 राउंड्स की जो काउंटिंग पूरी हुई है उसके बाद 10वें राउंड की काउंटिंग का आंकड़ा सामने आया है। पीडीपी को 1112 वोट 10वें राउंड में मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 851 वोट मिले हैं और ओवरऑल लीड अगर देखा जाए तो पीडीपी 3400 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। साथ ही साथ आंकड़ा आपको 10वें राउंड का भी बता रहे हैं। 14 राउंड की वोटिंग होनी है, 4 राउंड फिलहाल बाकी हैं। दिव्या जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको जानकारी दे दे कि बडगाम सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ मानी जाती है। यहां से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में पीडीपी ने सेंध लगा दी है और यहां पर पीडीपी लगातार बढ़त बना रही है। आपको जानकारी दे दें कि शुरुआती 2 राउंड में यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार पीडीपी के उम्मीदवार यहां से लीड लेते नजर आ रहे हैं और जीत का जश्न की दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ नगरोटा से ये तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी से और देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री है। दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने देवयानी राणा पे भरोसा जताया और देवयानी राणा उनके भरोसे पे खड़ी उतरी है और यहां से उन्होंने जीत हासिल की है। 2400 वोट से, लगभग 2400 वोट से, माफ कीजिएगा 24,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। वही अगर बडगाम सीट की बात करें तो बडगाम में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं पीडीपी के द्वारा, पीडीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ी जल्दीबाजी है, 10 राउंड की ये जो काउंटिंग है वो चल रही है। कुल जो है वो 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन लगातार बढ़त के बाद पीडीपी के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। जैस्मिन बिल्कुल, तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं नगरोटा और बडगाम की ये जंग बेहद दिलचस्प। और नगरोटा में काफी हद तक ये तय था और ये माना ही जा रहा था। दिव्या, ये तस्वीर कहीं ना कहीं साफ थी कि बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है जब देवयानी राणा को मैदान में उतारा। हालांकि सीधी टक्कर यहाँ पर शमीम बेगम के बीच मानी जा रही थी, लेकिन हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के नेता और 3 बार के विधायक वो रहे हैं, 18 साल तक वो विधायक रहे हैं, 3 टर्म बतौर विधायक उन्होंने निकाले हैं और कहीं ना कहीं एक वर्चस्व का सवाल भी था। लेकिन देवयानी राणा ने जो जीत यहाँ पर दर्ज की वो अप्रत्याशित इसलिए नहीं कहा जा सकती क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा के लिए बहुत काम किया है। वो खुद किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब रहे तो उस वक्त भी 30,000 के आसपास के अंतर से 2014 में जीते थे। हम चाह रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को थोड़ी सी ये जीत के जश्न की तस्वीरें भी दिखाएं और आवाज भी सुना दें। अपनी टीम से कहेंगे थोड़ी सी ये एम्बियंस आप दे दे ताकि हमारे दर्शक देख ले कि यहाँ पर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीर नगरोटा से है। बिल्कुल, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं और नगरोटा से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। जीत के बाद देवयानी राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आप चुनाव जीती हैं 24,000 से ज्यादा वोटों से। क्या आपको ये उम्मीद थी और इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से 2024 में
नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें 2025 में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब एक मार्गदर्शन की तरह से चलते थे, सेवा भाव की तरह से चलते थे, हम भी उसी तरह से चलेंगे। हम खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय सियासतदान, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय जो हमारे प्रभारी है हमारे इलेक्शन के श्री ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे सह प्रभारी रिस्पेक्टेड डीडीसी भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल MP खटाना साहब का, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के राणा साहब के परिवार के वो सदस्य जिन्होंने मिलजुल कर दिन रात एक कर ये जीत जो सुनिश्चित की है और एक राणा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सुनिश्चित। क्या लगता था कि 24,000 से ज्यादा वोटों से? ये जो आशीर्वाद है, ये जो निर्णय है, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता का है और जो भी उनका निर्णय हमारे सदमत है। तो आप क्या करने जा रही है, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नगरोटा की? हम तैयार हैं। हम पिछले 11 महीने लोगों की सेवा करने में अग्रसर थे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क, जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासतौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है। जहाँ पे प्लेन्स हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे हिली एरियाज हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे। और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं जब आपसे पहले बात कर रहा था नगरोटा में ही, आपने कहा कि आप बाहर पढ़ी हैं, तो उसका उपयोग करेंगी एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एम्पावरमेंट? जी, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से मैंने पढ़ाई की है और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक एक्सचेंज स्कॉलर भी रह चुकी हूँ। मैंने अमेरिका में 2012 से लेकर 2018 में वहाँ के भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में वर्क किया है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की है, वहाँ के सेनेट में काम किया है, वॉशिंगटन DC में रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं और हमारे स्टेट सेनेट कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में भी लॉबिंग की है। तो जो भी मेरा तजुर्बा वहाँ रहा है, हमने पिछले 11 महीने में यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है। जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर पर लोकल इकोनॉमी के को फिलिप प्रोवाइड करने के लिए उस पर काम किया है। और एक बारी अब जब हमें ये जो चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म हो गई और बढ़ चढ़कर लोगों का आशीर्वाद मिला है, हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे थे उसी से बढ़ चढ़कर काम कर पाएंगे। आप जेनजी हैं और सपोर्ट ज्यादा मिला है जो 18+ के लोग हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं मिलेनियल हूं और मैं 31 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है। काफी डिबेट रही है पूरे चुनाव में मेरी उम्र के बारे में, पर मुझे जनवरी 2013 में मेरा पहला जॉब था। मुझे जैसे मैंने आपको कहा 2012 से लॉबिंग का भी तजुर्बा है, तो मुझे 12-13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरी उम्र इस तरह की है कि जो मेरे से 20-30 साल बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मैं रिलेट कर सकती हूँ। हमने चुनाव के दौरान ये भी बात की कि जब रोटेटर वाले फोन होते थे तब भी हम इधर ही थे, और अब जब बच्चों के हाथ में, हमसे जो 20-30 साल छोटे उनके हाथ में मोबाइल फोन है। आशाएं तो बहुत ज्यादा, देखिए आशाएं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बाकी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो खासतौर पर युवाओं के रोजगार पर फोकस करती है। जो अभी नई एक योजना का भी पहल किया गया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का पहल किया गया, जो अगस्त में ही लागू की गई थी। और क्योंकि हमें बाढ़ वाली परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे तो उसके ऊपर हमें इतना, और उसके बाद चुनाव आ गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि बढ़ चढ़कर हम उस योजनाओं का जो है ग्राउंड पर उसको लागू करवाएंगे। और जितने भी हमारे खासतौर पर युवा भाई बहन हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें सहयोग दिया है, उनका बढ़ चढ़कर हम मार्गदर्शन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि एक मिलजुल कर एक ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एंटरप्रेन्योर्स भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आर्टिस्ट भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑफिशियल्स भी निकले, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर अगर किसी युवा ने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने में पूरी सरकार जुटे। राणा जी, मोदी फैक्टर जीता वहां या राणा फैक्टर? हमारा बहुत सौभाग्य है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव न सिर्फ लड़ा है, जीता भी है। स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने स्वयं कहा था कि पिछली बारी हाईएस्ट मार्जिन से जो सीट राणा साहब ने निकाली थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली थी। और हमें बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरे भारत देश में है और आज बढ़ चढ़कर बिहार में भी होगा। तो हम एक ऐसी कर्मठ, निष्ठापूर्वक और दूरदर्शी पार्टी के सदस्य हैं और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही एक विकसित नगरोटा बनेगा और विकसित नगरोटा का जो योगदान है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के नेतृत्व में योगदान है। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिव्यानी राणा थी ये, बिल्कुल चुनाव जीती है और बड़ी खुश दिखाई दे रही है और वादा कर रही है कि जो लोगों की आशाएं, एक्सपेक्टेशंस उनको वो पूरा करेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जहां तक उम्मीद थी, जिस हिसाब से कैंपेन चला था और जो एक साल की सरकार की कारकर्दगी थी, जो एक साल में सरकार ने वादे वोटर्स से किए थे और उसके बाद उन वादों के ऊपर कहीं पे भी वो ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आए। तो कैंपेन के दौरान भी ये नज़र आ रहा था, ये दिख रहा था कि जो वोटर हैं वो सरकार से नाराज़ हैं, चाहे वो नौकरियों के हवाले से था, चाहे वो ये ज़मीन का, लैंड का एक बिल हमने लाया था उसके हवाले से था, या जो इतने सारे वादे सरकार ने किए थे उस हवाले से। तो कहीं ना कहीं लोग को ये लग रहा था कि इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने इनका जो भरोसा है उसको जुठलाया है, उस भरोसे के साथ जो है धोखा किया है। और अभी तक की जो ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं, अभी तक 7 राउंड हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी राउंड और गिनना बाकी हैं। 17 राउंड टोटल हैं, 10 और राउंड गिनना है। लेकिन अभी तक जो 27-2800 वोटों की बढ़त पीडीपी बड़गाम में बना के चल रही है। हमें उम्मीद है कि ये जो बढ़त है इसके आगे जाती रहेगी। हमारी उम्मीद है कि आगे वाले राउंड्स में भी हम एक भारी अक्सरियत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जो है इस सीट को जीतेंगे और बड़गाम के लोगों की आवाज़ बन के असेंबली के अंदर जो हमारे आगा सईद मुंतज़र साहब हैं वो उनके साथ किए हुए वादों पे भी खरे उतरेंगे और जो उनके जज्बात हैं, उनके एहसास हैं, उनकी नुमाइंदगी भी असेंबली में भरपूर और ज़ोर शोर से करें। ऑब्वियसली लोगों ने कहीं ना कहीं तो सरकार से बहुत उम्मीदें थी। 1 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर सरकार नगरोटा भी हार रही है और बड़गाम भी हार रही है तो ये सरकार के 1 साल की कामकाज का रिफ्लेक्शन है कि लोगों ने किस उम्मीद से और किस भरोसे से उनको वोट दिया था। और आज 1 साल के बाद जब एक किस्म का आप सुनिए एक मिनी टेस्ट सरकार की पॉपुलैरिटी का हुआ, सरकार की कितनी मजबूती ग्राउंड के ऊपर है, तो ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट सरकार को एक आईना दिखाएगा कि क्या मजबूती उनकी है, क्या लोगों के अंदर उनकी जो साख्त है वो कहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसकी ओर अब देखना चाहिए और आने वाले जो भी चुनाव मैं समझता हूँ होंगे, वो चाहे पंचायत के हों चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों, लोग जो है बढ़ चढ़कर उसमें फिर से हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के चीफ विप और एमएलए निजामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निजाम साहब, क्या समझते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को लेकर? अब ये समझा जा रहा है कि लोगों ने एक रेफरेंडम जो है उस राय का इजहार किया है, और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, क्या आपको लगता है कि सही डिसीजन था आपका कि आपने नगरोटा सीट को जो है छोड़ दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां उम्मीदवार? देखिए, चाहे राज्यसभा को चुनाव था या ये बाईपोल्स असेंबली के थे, जो लीडरशिप ने, लोकल लीडरशिप ने और हाईकमांड ने जो उस वक्त फैसले लिए वो दुरुस्त साबित हुए पार्टी के लिए, इस हवाले से कि शायद कहीं इस रिश्ते में ऐसी कोई समझ बूझ नहीं बन पा रही है जिसको कहा जा सके कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। जम्मू कश्मीर के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली सलमान साहर साहब। खैर मकदम है आपका। चूंकि जिस तरह से नगरोटा से तो हाथ धोना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और बड़गाम में भी ऐसा लग रहा है कि वोट शेयर जो पीडीपी का है वो सबकत पा रहा है कहीं ना कहीं, तो किस तरह से आप समझते हैं और कहाँ आप कमजोरी समझते हैं? देखिए, नगरोटा का जहां तक सवाल है, वहां बीजेपी ने शायद सीट बीजेपी ने ही जीती है, इनफैक्ट नॉट शायद, बीजेपी ने सीट जीती है और ये बीजेपी की सीट थी, वो उन्होंने जीती थी। एक तो मैं ये मांग के चलता हूँ, एक सिंपैथी फैक्टर है। राणा साहब ने इलेक्शन जीता तो साथ ही उनका इंतकाल हो गया और उनका वहाँ काफ़ी असर रसूख की इसने कोई दोहराई नहीं है। उनने वहाँ काफ़ी काम किया हुआ देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, मरहूम ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सीट हमारी थी नहीं, तो उस पर हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन हमने फाइट दी बीजेपी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने बीजेपी को वहाँ फाइट दे दी। इट वॉज विद बीजेपी एंड एनसी फाइट थी वहाँ,
और एक इंडिपेंडेंट थे वहां। देखिए, जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट दिव्यानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मक्कारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है। और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की। और सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है, देखिए अभी तक जो रुझान बडगाम से आ रहे हैं, बडगाम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है और नगरोटा में तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। यही उस विश्वासघात की बात हम बार बार करें। जिस तरह से एक साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको आप कुर्सी छोड़नी चाहिए। तो ये तस्वीरें नगरोटा से सामने आ रही हैं। बीजेपी बेहद उत्साहित नगरोटा को लेकर, और बडगाम में भी पीडीपी इसलिए उत्साहित है क्योंकि पीडीपी उम्मीदवार आगा सईद मुंतजर मेहंदी आगे चल रहे हैं। अंतर है 3400 से ज्यादा के वोट्स का। और हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमारे अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं जो काउंटिंग सेंटर में लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुनीर भी हमारे साथ जुड़े हैं और राजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीर, बडगाम को लेकर मेरे मन में बहुत देर से ये एक शेर आ रहा है जो मैं कहना चाहूंगी कि शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा तो मेरी हार का है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में अगर मैं कहूं इस वक्त, तो क्या सही होगा सरोज और मुनीर? शेयर फरमाया है और ये फिट होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर। और अगर हम यहाँ पे तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जो 10वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और साफ सुबह सवेरे से ही जितने भी राउंड्स हुए हैं और उनमें पीडीपी ने अपनी बढ़त जो है वो बनाई रखी है और वो बरकरार रखी है। और अब इस वक्त 3400 वोटों से आगे उन्होंने बढ़त बरकरार रखी है। और अगर हम इस वक्त का अपडेट देख रहे हैं कि जो 10वां राउंड है, पीडीपी जो है 3345 वोटों से आगे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो यहाँ पर मुनीर, देखा जाए तो अब बखूबी पूरे चुनाव को, उपचुनाव को पूरे आपने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाके एक एक लोगों से आपने बात की है, वहां की स्थिति को देखा है, वहां की राजनीति को समझा है। लेकिन इस बार हम मुनीर देख रहे हैं जहां पर बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गढ़ मानी जाती है, उस गढ़ में पीडीपी ने सेंध लगा दी। सेंध कैसे लगी? क्या आगा सईद रोहुल्ला जो है वो नाराज हो गए, इस वजह से ये सेंध लगी, यानी कि आपसी जो कलह देखने को मिला, इस वजह से ये सेंध लगी, या फिर कोई और अन्य वजह रही? मुनीर, चलिए मुनीर से जुड़ते हैं हम दोबारा, लेकिन समीर भी इस वक्त हम जी चलिए ठीक है, प्लीज कंटिन्यू सरोज। जी, तो बस यही जो आपने मुनीर से सवाल लिया अभी उसका जवाब देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल एनालिसिस थे या अगर जो एजेंसीज के इनपुट के हवाले से बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो बन रहे थे वो पीडीपी के कैंडिडेट के लिए ही बन रहे थे। देखिए, कई सारी वजह। सबसे पहले तो आगा रोहुल्ला का मना करना कैंपेन से जो सबसे बड़ा धचका लगा। दूसरा जो फैक्टर रहा यहाँ पर इस बार कई सारे ऐसे प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि यहाँ पर पीर मुरीदी का मसला चलता है, तो शिया सुनी फैक्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार सुन्नी वोट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन उनका हुआ और वो पीडीपी को फेवर मिला। आपको याद होगा हकीम यासीन, सजाद लोन और जमात इस्लामी वालों ने एक फ्रंट बनाया था कुछ महीने पहले, एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम पीएसी था। तो लेकिन उस पर भी क्या हुआ, आप देखिए एंड पे जमात इस्लामी जो है वो बैकआउट कर गए। तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे सोयबुक जैसा इलाका है, वहां पर भी जमात के जो वोट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को न मिलके पीडीपी की तरफ चले गए। तो ऐसे कई सारे और ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए अगर हम बात करें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उम्मीद यही थी कि कम से कम उनको भी 1000-2000 वोट आएंगे इन 60,000 वोट्स में से, लेकिन महज उनको भी 300-400 वोट्स मिले हैं। यहां पर हकीम यासीन एक बहुत बड़ा नाम है, करीबन 7,800 वोट्स उनके अपने भी है, वो वोट्स भी पीडीपी की तरफ गए हुए हैं। तो अच्छा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि इमरान रजा अंसारी, उनका अपना बहुत अच्छा होल्ड रहा है। आप मागाम बीरवा उस तरफ से बात कर ले, मुनीर बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, उनके करीबन 5,000
5300 वोट्स यहाँ पे भी है, क्योंकि फिर वही पीर मुरीदी वाला मसला यहाँ हो जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल अपने कैंडिडेट से कहा था कि मुझे नाराज आपने किया है, मुझे नहीं जिताया आपने, वहां से बेदार जीते, लेकिन अब जबकि बडगाम में इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर मुझे उदास मत कीजिएगा। तो चलिए, अगर उनके 5300 वोट में से सिर्फ 2500 वोट गए, वो भी कहीं ना कहीं पीडीपी को गए, तो कहीं ना कहीं इस सब में जितने भी ये कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डायरेक्टली नहीं लड़ा, वो सारी एडवांटेज पीडीपी के कैंडिडेट को गई है। अब महज 7 राउंड बचे हुए हैं। बिल्कुल सरोज, ऐसे में बीजेपी का स्टैंड हम कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि हालांकि देखिए, बीजेपी के लिए घाटी में बडगाम सीट को निकालना थोड़ा मुश्किल था, ये कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी उत्साहित इसलिए थी क्योंकि आगा रूला जो मेन चेहरा थे वो नाराजगी थी और बीजेपी को लगा कि शायद कैश कर जाएंगे। देखिए, बीजेपी इस सारी फ्रेम में आपको मैं बताऊं, जैसी हमारी सुबह भी बात हुई थी 2024 के इलेक्शन, स्पेशली जब हम कश्मीर की बात करें, जब रिजल्ट्स आए हमने देखा 28 सीटें जम्मू में निकली, यहां पे कोई नहीं निकली। उसके बाद 2025 जब प्रोग्रेस होता गया, यहां 1 साल कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट को, कई सारे जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है भाजपा के जिनसे हम लोगों की बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हम पीछे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, हमारी एक्चुअल तैयारी 2029 की है। लेकिन इस सब में बीजेपी को क्या फायदा मिल रहा है जैस्मिन? ये फायदा मिल रहा है कि जो उनकी वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो फिर आप बडगाम की बात कर लीजिए या ओवरऑल जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, और उस वोट परसेंटेज का फायदा उन्हें 2029 में मिलेगा, वो भी वो बखूबी जानते हैं। अगर बीजेपी 2029 में 3 से 4 सीट्स ही निकालता है, कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी स्पेशली बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी जब यहां पर डॉक्टर अली मोहम्मद जो कैंडिडेट चुने गए थे अभी राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, जो हार गए, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये जीत ही है, भले ही पीडीपी के कैंडिडेट जीते। क्यों? क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीजेपी की टिकट पे डायरेक्टली खड़े हो पाएंगे। और आज वही पीडीपी की तरफ से जो आगा सईद मुंतजर मेहंदी जिस तरह से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3400 के अंतर से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम इसे पीडीपी की जीत के बजाय इसे पीडीपी का रिवाइवल कह सकते हैं? क्योंकि 2024 के इंतखाबातों में सिर्फ 3 सीटें जीती, कुपवाड़ा, त्राल और पुलवामा, और अब बडगाम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, वहां पर सेंधमारी कर चुकी है लगभग। फोन कट गया जैस्मिन, मैं फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है सरोज, आपसे जुड़ते हैं, लेकिन समीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू में नगरोटा की तस्वीर, समीर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। समीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जम्मू में तो अब नगरोटा जीत चुकी बीजेपी, अब आगे का विजन होगा, तमाम चीजें वो तय की जाएंगी, लेकिन अब अगर बडगाम पर फोकस करें, बडगाम में जैसे कि मैंने सरोज से पूछा कि बडगाम में पीडीपी की जीत से ज्यादा इसे पीडीपी का रिवाइवल क्या हम कह सकते हैं? देखिए, रिवाइवल तो है। देखिए, पीडीपी का रिवाइवल मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि क्योंकि पीडीपी ने ये जो मैंडेट, ये जो चुनाव लड़ा था, वो 1 साल की परफॉर्मेंस जो सरकार की है उस पर लड़ा था। उन्होंने लोगों से ये कहा था कि देखिए, जो 1 साल से सरकार ने वादे किए थे, जो उमर सरकार ने वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पीडीपी ने उस मोर्चे पे एक तरह से चुनाव लड़ा। अब उनको फायदा बहुत सारा हुआ, जैसे रोहुला, जो अगर रोहुला वो चुनाव में पीछे रहे, वो उन्होंने स्टे आउट किया, वो फायदा हुआ। और भी फैक्टर्स थे, जो जमात का वोट है वो भी मिला, वो गणित होता है। लेकिन मोटा मोटा पीडीपी कोशिश में थी और बहुत ज्यादा डेस्परेट थी कि कहीं ना कहीं वो ये सीट जीते, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल देखना है। उनके पास 3 सीटें थी और ये जो चौथी सीट अब उनके पास आई, चौथा असेंबली मेंबर बना, उनकी ताकत थोड़ी बहुत बड़ी है। हालांकि इससे सरकार के आने जाने से कोई फायदा नहीं है, सरकार को इससे स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पीडीपी को कहीं ना कहीं उसका जो वर्कर है, जो कहीं पे चाहे जम्मू में बैठा है, चाहे राजौरी में है, चाहे बडगाम में, चाहे कुपवाड़ा में है, उसको एक ताकत मिली है, उसको एक नया ब्लड मिला है, एक नया इन्फ्यूजन हुआ है उसके अंदर, और उसको एक लगने लगा है कि हाँ, पीडीपी तो रिवाइवल कर रही है, पीडीपी इस स्ट्रांग होल्ड, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग होल्ड है, वहां से जीत रही है। तो कहीं ना कहीं जो वर्कर जो खामोश था, जो कहीं ना कहीं जिसको सेटबैक लगा था 2024 में, उसको एक नई ताकत मिली
मिली है। और मुझे लगता है कि आगे के दिनों में और दमखम से पार्टी के जो नेता है उमर सरकार को घेरेंगे, और जो उमर सरकार के लिए कोई अच्छी संकेत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में अगर पीडीपी से लगा रही बता रहे हैं कि उमर सरकार के लिए ये कहीं अच्छा संकेत नहीं है। इसी में मैं अपना एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। अगर हम देखें नगरोटा सीट पे, तो नगरोटा सीट पे ठीक है, ये आशंका थी कि यहां से देवयानी राणा जो है वो जीत हासिल करेंगी, लेकिन इसके बाद उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार है शमीमा बेगम, वो जो है वो इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहेंगी। हालांकि वो यहां पर तीसरे नंबर पर रही। और साथ ही साथ बडगाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, उस सीट पे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार पीछे चल रहे हैं और बढ़त बनाती हुई पीडीपी नजर आ रही है। इससे किस तरह का संकेत देखने को मिलता है? क्या 1 साल का जो कार्यकाल रहा है उमर अब्दुल्ला सरकार का, उससे जनता खुश नहीं है, या फिर आगा रहुल्ला और जो पार्टी के बीच में जो अनबन हुई है ये वजह है, या फिर वजह कोई और है? और इसका आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकता है? क्योंकि 2029 में भी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होती नहीं है कि दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, तो उस चुनाव में भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा, या फिर अभी कुछ समय शेष रह गया है, इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इसे कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो बैठा लेगी? किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और वहां की स्थिति को नजदीक से देखते हैं? तमाम लोगों से बात देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुरा संकेत इसलिए है, अच्छा संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, एक तो वो अपना जो पारंपरिक सीट है बडगाम की वो हार गई है, जहां से वो लगातार 77 से चुनाव जीत रही थी, 1977 से लगातार वो चुनाव जीत रही थी। नगरोटा में भी वो तीसरे नंबर पर आई। इसका मतलब है कि लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ ही वोट दिया है। और मुझे याद है डिप्टी सीएम से लेकर सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब वहां नगरोटा गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको एक एमएलए देंगे, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, तो एक और एमएलए ऐड होगा, ये आपकी आशाएं और एक्सपेक्टेशंस पूरा करेगा। लेकिन लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरे नंबर पर हर्षदेव को रखा। हरदेव सिंह कहीं ना कहीं उधमपुर से उनका ताल्लुक है और उधमपुर से वो पहली बार नगरोटा से चुनाव लड़ रहे थे। उनका दूसरे नंबर पर आना अपने आप में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कितनी बड़ी लहर थी। अब बडगाम को छोड़ दीजिए, नगरोटा देख लीजिए। नगरोटा में 2014 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, 1996 में भी चुनाव जीती थी। और कहीं ना कहीं इस बार तो पूरी मशीनरी लगी हुई थी। मिनिस्टर भी आए, चीफ मिनिस्टर भी आया, और उनकी जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार भ्रमण कर रही थी हर जगह पे। लेकिन तीसरे नंबर पे जब पार्टी आ रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर है। हालांकि सियासत में आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अभी और गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक साल से एक चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, उसको बीजेपी भी हवा दे रही है, पीडीपी भी हवा दे रही है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोनेंट्स हैं उमर अब्दुल्ला के, वो कह रहे हैं कि 1 साल से कुछ नहीं हुआ है। हालांकि उमर अब्दुल्ला लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे तो 1 ही साल हुआ है, मुझे 4 साल और हैं, मुझे आप एग्जाम ले लीजिए, रिजल्ट जो है वो 4 साल के बाद ले लीजिए, 5 साल के बाद जब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को घेरे में ले रही है अपोजिशन, और बीजेपी को यहाँ जम्मू में जिस तरह से जीत मिली है उससे, और पीडीपी को जिस तरह से जीत मिलने वाली है बडगाम से, उससे लगता है कि बीजेपी से लेकर पीडीपी से लेकर सज्जाद लोन, ये सभी लोग अब इकट्ठे होंगे और ज्यादा से इकट्ठा मीन्स कि अपनी तरफ से जबरदस्त प्रहार इंटेंसिफाई करेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी, गवर्नमेंट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी तरफ से कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो अलायंस में थी, लेकिन नगरोटा में और न बडगाम में कहीं दिखे उनके पार्टी के नेता, और कहीं ना कहीं वो तो खुशी होंगे अंदर से कांग्रेस बहुत खुश होगी। वो नहीं चाहती होगी कि ये उमर अब्दुल्ला जीते, क्योंकि लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा में कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने सीट नहीं दी, उसके बाद तो कांग्रेस ने पूरा ही दूरी बना के रखी है। और अगर आप नगरोटा की बात करें तो वहां से भी कांग्रेस का कोई नेता वहां प्रचार करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में नहीं गया। इवन की नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कांग्रेस चुनाव लड़े, चुनाव कांग्रेस ने भी नहीं लड़ा, तो कांग्रेस भी नाराज है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला से। तो उमर अब्दुल्ला के लिए जो पूरा जो वातावरण है, पूरा जो समीकरण है, जो आज का रिजल्ट है, कोई अच्छी संकेत नहीं दे रहा है। अगर पार्टी, अगर गवर्नमेंट नहीं जागी, के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक मजबूरी है गठबंधन में रहना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है तो फिर पूरे देश भर में गलत संकेत ना जाए, इसलिए कांग्रेस वहां पर मजबूरीवश गठबंधन में है। राजन, मेरा सवाल आपसे यह है कि कश्मीर घाटी को बीजेपी क्या इस तरह देख रही है
कि किसी राज्य में जब आप अपनी एक पहला चुनाव लड़ते हैं तो आपको ये होता है कि हमें सिर्फ वहां पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी है, और वो जो आपका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उससे आप अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। फिर आपका टारगेट 2029 के इंतखाबात हैं विधानसभा के, ऐसे में आप इसी से फिलहाल संतोष कर रहे हैं? बीजेपी के लिए मेरा ये सवाल है कि आप इसी से संतोष कर रहे हैं कि आपने कम से कम कैंडिडेट तो उतार दिया घाटी में, जहां इससे पहले तक आप कैंडिडेट उतारने से भी गुरेज करते थे, और अब आपने अपनी आमद भी दर्ज करा दी कि इक्का दुक्का वोट थोड़े तो मिले, चाहे 2024 में हम गुरेज और लाल चौक की बात करें और इस बार हम उपचुनावों में बडगाम की। देखिए, बीजेपी की पॉलिसी रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना लेती है। आपको याद होगा कि मुझे वो वक्त याद है जब बीजेपी का केवल इकलौता एक विधायक जम्मू में होता था, और आपको बहुत ही जो है हैरानी भी होगी, वो यही नगरोटा सीट से जो आज के लोकसभा सांसद हैं जुगल किशोर, सबसे पहले बीजेपी के विधायक यहां से वो जीत के आए थे। और नगरोटा हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ भी रहा है। हालांकि 2014 में सेंध इसमें लगी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से देवेंद्र सिंह राणा जीत के आए थे। उसी तरह उसके बाद इनके लगभग जो है 8 एमएलए हुए, उसके बाद 11 एमएलए, और उस 11 के बाद 24 और आज 28 और 29 आज हो गए। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कहां से शुरुआत हुई थी और कहां पे आके एंड हो रहा है। आज 29 एमएलए बीजेपी के पास पहुंच गए हैं। तो यही है, जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी जानती है कि आने वाले जो है जो 1-2 सालों में तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा ऑन ग्राउंड, और जो उनकी सीटें हैं, जो उनके वोट बैंक हैं, वोट सीट में तब्दील नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ आने वाले सालों में जिस तरह से लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, उनके कैंडिडेट्स जो है, चाहे वो सजाद लोगों की पार्टी है, चाहे वो पीडीपी भी अछूती नहीं है। आप ये याद रखें, पीडीपी भी भाजपा के साथ हुकूमत बना चुकी है। तो राजन, वो आरोप तो अभी भी लग रहे हैं पीडीपी के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो राजन वो आरोप अभी भी जड़ रही है पीडीपी के ऊपर कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। जी देखिए, सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सियासत अपने आप में पॉसिबल, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको दिखाती है। तो ऐसे में अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हालांकि ये सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी लगते हैं, वो कईयों ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने जानबूझ के ज्यादा जान नहीं झोंकी नगरोटा सीट के लिए, जिससे कि देवेंद्र सिंह राणा जो उनके मित्र रहे हैं और पार्टी में सीनियर नेता रहे हैं, उनकी बेटी को जितवाया जा सके। लेकिन बिल्कुल राजन, मैं आपके पास बहुत सारे एनालिसिस हैं नगरोटा को लेकर भी और बडगाम को लेकर भी, वो हम लगातार करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां देवयानी राणा और आप यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी नजर आए। और अब क्योंकि बीजेपी दफ्तर जहां जहां है, ये देखिए सत शर्मा के साथ देवयानी राणा और यहां पर आशीर्वाद लेती हुई और उन्हें बधाई दी जा रही है। ये तस्वीरें देवयानी राणा ने, दिव्या क्योंकि जीत इस तरह दर्ज कर ली है, और क्योंकि हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद थे, उनका भी ये मानना था कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी खूबसूरती से अपने माँ बाप की जो लेगेसी होती है खासतौर पर पॉलिटिक्स में, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। नगरोटा में देवयानी राणा 24,000 से भी ज्यादा के मतों के अंतर से जीत चुकी हैं और यहाँ पर अपने पिता की विरासत को बचाने में दिव्या वो कामयाब रही। बिल्कुल, और विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और जीत के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद तो लिया ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इन्हें यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि वो एक युवा हैं, महिला भी हैं और यंग फेस है, और ऐसे में उनका विजन भी बहुत क्लियर है अपने विधानसभा सीट को लेकर। तो ऐसे में जीत के जश्न के बीच सत शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल दिव्या, और ये जम्मू ऑफिस पहुंची है, नगरोटा से जम्मू ऑफिस पहुंची हैं और यहाँ पर जोरदार उनका स्वागत हुआ है किस तरह से, देखिए चुनरी पहनाकर। और एक बात जो मैंने इतने दिनों में ऑब्जर्व की, जब ये इनका नाम अनाउंस किया गया था उस दौरान भी जब कैंपेनिंग के लिए उतरी जमीन पर, एक बहुत अच्छी ऑरेटर है, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत सारे एमएलएज हैं, बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन हर कोई इस तरह प्रखर तरीके से अपनी बात एकदम क्लैरिटी के साथ बिना फंबल करते हुए अपना विजन जनता के सामने एकदम वो श्वेत पत्र प्रेजेंट कर देना, वो सबका एक वो नहीं होता है तरीका, लेकिन इनके अंदर वो कला है। शी इज अ वेरी नाइस ऑरेटर जो मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ, और बिल्कुल जैस्मिन, देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत दो तरह के पहलू होते हैं। एक तो पहलू ये है कि अगर आप जनता के बीच ज्यादा हैं तो जनता के बीच आपकी पकड़ होती है। दूसरा पहलू ये है कि आपका एडुकेशन,
आपकी शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये न सिर्फ भारत में इन्होंने शिक्षा लिया है बल्कि अमेरिका कैलिफोर्निया से भी ये पढ़कर वापस आई हैं, तो इनका विजन बहुत क्लियर है। इन्होंने बहुत जगहों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इनको पता है कि अपने विधानसभा को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और उसके लिए कैसे काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा जोर रहता है इन दिनों महिला सशक्तिकरण को लेकर, युवाओं को लेकर और पिछड़ों को लेकर और साथ ही साथ किसानों को लेकर, तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फोकस करती है। और इसी बीच जब दिव्यानी राणा पे यहाँ पर दिव्यानी राणा पे भरोसा जताया गया तो दिव्यानी राणा अपने भरोसे पे कायम रही। और न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर आशीर्वाद लेते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, अपने से वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेते हुए और जीत के जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये जम्मू दफ्तर की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने स्वागत किया है। फूल मालाएं तो उन्हें पहले ही पहना दी गई थी, पुष्प वर्षा और सिर पर वो पगड़ी, और खूब जोरदार तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। नगरोटा से जीत दर्ज करने के बाद दिव्यानी राणा जम्मू पहुंची और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत सारे जो बीजेपी के दिवंगत नेता हैं उनकी ये प्रतिमाएं हैं और उन्हें प्रणाम करती हुई, माल्यार्पण करती हुई वो अब बीजेपी दफ्तर में एंटर कर रही हैं। अब बीजेपी की 2 महिला विधायक हो चुकी हैं जम्मू में, अब 29 एमएलए हो चुके हैं बीजेपी के। देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया था लंबी बीमारी के बाद, उसके बाद 28 थे और अब 29 विधायक बीजेपी के हो गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, शगुन परिहार और अब दिव्यानी राणा। और ये देखिए यहाँ पर वरिष्ठ जो नेता हैं उनका अभिवादन स्वीकार करती हुई, उनसे प्रणाम करती हुई, आशीर्वाद लेती हुई दिव्यानी राणा जम्मू दफ्तर पहुंची हैं और नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये चुनरी और ये जो बीजेपी का अपना एक प्रोटोकॉल शायद रहता है कि फूल मालाएं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू दफ्तर से जहां दिव्यानी राणा पहुंची हैं जीत दर्ज करने के बाद। और ये जीत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की लेगेसी को आगे बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दिव्या, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का जो व्यक्तित्व था, ना ही बतौर नेता ना ही बतौर एमएलए बल्कि एज अ पर्सन भी वो पीपल्स पर्सन थे और नगरोटा में जन जन उन्हें जानता था। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जिस तरह के उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उसे भी उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिर जो परिस्थितियां रही 2020 के बाद जब उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो बीजेपी में भी उतना ही वर्चस्व था। मतलब बीजेपी से हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, बहुत ज्यादा शायद इस चीज का फर्क नहीं पड़ा नगरोटा की जनता को। उन्होंने हमेशा प्यार दिया, हमेशा सम्मान दिया, हमेशा मताधिकार से उन्हें जनता ने गदगद रखा और वही आशीर्वाद और वही प्यार उनकी बेटी दिव्यानी राणा को भी यहाँ मिला है। बिल्कुल जैस्मिन, और देखा जाए तो अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी पार्टी के जो नेता होते हैं वो अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो अपने पार्टी का जो आला अधिकारी होता है उसके आधार पर वो वोट मांगते हैं। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा, जो दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा है, उनकी छवि ऐसी थी कि वो जिस पार्टी में जाते थे पार्टी उनकी क्रेडिट लेती हुई नजर आई। आज हमने देखा भी, जब हम आकाश वर्मा से बात कर रहे थे तो भले ही देवेंद्र सिंह राणा ने इस क्षेत्र के लिए जितना भी काम किया हो, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही सबसे पहले चुनावी मैदान में आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें वो जगह दी जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाई, जनता के बीच पहुंचकर काम किया। लेकिन काम पर्टिकुलरली उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया और उसके बाद जो स्थिति वहां पर बनी हुई है देवेंद्र सिंह राणा को लेकर जनता में जितना ज्यादा विश्वास है और इसका असर आज की चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला, इसका कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बखान करती नजर आती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि यहाँ का जो एक ईंट रखा हुआ है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखा गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को भूल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जरूर थे देवेंद्र सिंह राणा, लेकिन उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया कि आज उनके जाने के बाद भी उनके किए हुए कर्मों का जो फल है, कहते हैं ना कि माता पिता के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को जरूर मिलता है, तो आज ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दिव्यानी राणा जो है वो यहाँ से जीत हासिल की है और उसके बाद यहाँ पर भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा करके उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। साथ ही साथ जब वो जम्मू दफ्तर पहुंची तो यहाँ पर फूल माला पहनाते हुए, चुन्नी उठाते हुए, शॉल उठाते हुए और पुष्प गुच्छा देकर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। जश्न की ये तस्वीर जहाँ पर पहले आशीर्वाद, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की जीत होती है तो पहले आशीर्वाद का ये परंपरा है, पहले आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद जीत का जश्न मनाते हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरकर आतिशबाजी है वो कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं।
ढोल नगाड़े की थाप पे थिरकते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जलेबियां बन रही है, कहीं पे तो कहीं पे दिल्ली दफ्तर में जहां सत्तू पराठे सिका रहे हैं, तो वहीं साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और वहां पर भी लिट्टी चोखा का भरमार लगा हुआ है, तरह तरह के व्यंजनों का भरमार लगा हुआ है। और खासतौर पर जिलेबी की अगर बात की जाए तो चुनाव में जिलेबी एक अहम फैक्टर हो गया है, और चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे वो बिहार चुनाव हो, हर जगह कहीं ना कहीं जिलेबी का जिक्र सामने आ ही जाता है। बिल्कुल दिव्या, और इस बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का क्या कुछ कहना है देवयानी राणा की जीत के बाद, उनसे बात हुई है, सुनिए जरा। गांधी जी के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद खाली हुई थी, पार्टी ने मन बनाया और बाई इलेक्शंस में भी इतनी पोलिंग होना और इतनी पोलिंग के बाद इतने भारी बहुमत से जीतना, ये जीत समर्पित है नगरोटा के रहने वाले हर एक वोटर को, नगरोटा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स को, हमारे सभी विधायकों को, और मुख्यतः रूप से जो में इस तरह की बम्पर वोटिंग होना, 75% के आसपास वोट परसेंटेज निकल कर आया सामने। नगरोटा की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और 24,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से देवयानी राणा ने जीत दर्ज की है। और पार्टी ने मन बनाया था पहले ही कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा, जो कि पहले ही काफी एक्टिव थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही हैं नगरोटा में और ग्राउंड पर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत अच्छा बोलती हैं, जीत दर्ज कर ली है, आगे का विजन क्लियर है। अब देखना होगा कि विधानसभा जब पहुंचेंगी वाकई में तो वहां किस तरह जनता के मुद्दे उठाती हैं, नगरोटा के लिए किस तरह का काम करती